नमस्कार दोस्तों, हमारे YouTube चैनल पर आपका स्वागत है। संविधान के भाग 3 मूल अधिकारों को करने के बाद आज हम पहुँचे हैं भाग 4 पर और ये है आपका राज्य के नीति निर्देशक तत्व। नीति निर्देशक तत्व सभी जितनी भी प्रतियोगी परीक्षाएं हैं सभी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। एक क्वेश्चन आ जाता है तो आज हम समझेंगे नीति निर्देशक तत्वों को, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, जो कि भाग 4 में दिए गए हैं और आर्टिकल है 36 से लेकर के और आर्टिकल 51 तक। सबसे पहले हम ये जानेंगे कि इन्हें नीति निर्देशक तत्व क्यों कहा जाता है। तो इसके लिए आपको अंग्रेजी शासन पर जाना होगा। अंग्रेजी शासन में जो गवर्नर जनरल होता था, अर्थात जो केंद्र का गवर्नर जनरल होता था, वो राज्य के गवर्नर को निर्देश देता था, तो इसी कारण इनका नाम निदेशक तत्व पड़ा। दूसरे नंबर पर ये 1935 का जो अधिनियम आया था और उनमें जो अनुदेश थे ये उन्हीं से ही प्रेरित हैं, अर्थात उन्हीं के ही समान हैं, इस कारण इन्हें नीति निर्देशक तत्व कहा गया। जब डॉक्टर अंबेडकर जी से पूछा कि इन्हें आपने भाग 3 के बाद अर्थात मूल अधिकारों के बाद क्यों रखा है, तो डॉक्टर अंबेडकर जी ने बहुत ही अच्छा जवाब दिया था कि लोगों ने, जनता ने अपने मूल अधिकार ले लिए, भेदभाव समाप्त कर दिया। भेदभाव समाप्त करने के बाद उनको धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार और उनको स्वतंत्रता का अधिकार और उनको समानता का अधिकार मिल गया और संविधानों और उनको संवैधानिक उपचारों का भी अधिकार आर्टिकल 32 के तहत मिल गया। अब राज्य को लोगों के कल्याण के लिए, विधायिका को लोगों के कल्याण के लिए और न्यायपालिका को लोगों के कल्याण के लिए काम करना चाहिए ताकि जनता में सामाजिक न्याय की स्थापना हो सके। अब हम यहाँ पर देखते हैं ये आर्थिक और सामाजिक न्याय की स्थापना करते हैं, अर्थात जो समाज है उसमें कोई गरीब ना रहे, सभी की आर्थिक स्थिति अच्छी हो, अर्थात ये लोग कल्याणकारी होते हैं। ये आर्थिक और सामाजिक न्याय की स्थापना करते हैं। जैसे मूल अधिकार राजनीतिक लोकतंत्र की स्थापना करते थे, उसी प्रकार ये आर्थिक और सामाजिक लोकतंत्र की स्थापना करते हैं। डॉक्टर अंबेडकर जी ने कहा था कि राजनीतिक लोकतंत्र, जब तक आर्थिक लोकतंत्र और सामाजिक लोकतंत्र प्राप्त नहीं किया जाए तब तक राजनीतिक लोकतंत्र प्राप्त करना बेकार है, अर्थात किसी काम का नहीं है। तो आर्थिक और सामाजिक न्याय की ये स्थापना करते हैं। तीसरा, मूल अधिकारों के साथ जो निदेशक तत्व हैं वे संविधान की आत्मा और दर्शन हैं। ये सकारात्मक होते हैं। देखिए, जो मूल अधिकार हैं वो नकारात्मक होते हैं, अर्थात वो राज्य की कार्य प्रणाली पर रोक लगाते हैं। लेकिन जो नीति निर्देशक तत्व हैं ये कार्यपालिका को अर्थात सरकार को, विधायिका को अर्थात संसद विधान मंडलों को ये कुछ करने के लिए प्रेरित करते हैं, कुछ प्रेरणा देते हैं। तो ये प्रेरणा स्रोत हैं, इसी वजह से ये आत्मा और दर्शन है। ये न्यायालय द्वारा परिवर्तनीय नहीं होते। इसका मतलब ये है कि जब मूल अधिकारों को आप जब भी उल्लंघन होता है तो सीधा आप सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट चले जाते हो, लेकिन इन्हें लागू कराने के लिए परिवर्तनीय मतलब लागू कराने के लिए आप न्यायालय में नहीं जा सकते, अर्थात ये वाद योग्य नहीं होते। ये राज्य के द्वारा कानून बनाने को प्रभावित करते हैं। बिल्कुल, जब भी राज्य कोई ऐसा कानून बनाता है तो ये राज्य के कानून को बनाने को प्रभावित करते हैं कि इन्हें लागू करने के लिए कानून बनाया जाए। ये आयरलैंड के संविधान से लिए गए हैं। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने इनको विशेषता वाला बताया और जो ग्रेनविल ऑस्टिन है वो निदेशक तत्व और अधिकारों को संविधान की मूल आत्मा कहता है। अपने कॉन्स्टिट्यूशन में वो लिखता है कि निदेशक तत्व और जो मूल अधिकार हैं वो संविधान की मूल आत्मा है। ये वाद योग्य नहीं होते। अब देखो, एग्जाम में ये भी क्वेश्चन आ जाता है कि ये कितने प्रकार के होते हैं, तो ये 3 प्रकार के होते हैं। एक तो समाजवादी, गांधीवादी और उदारवादी। इनका उद्देश्य सामाजिक न्याय में स्वतंत्रता की समानता बनाए रखना है और ये कार्यपालिका और विधायिका के लिए अनुदेश की तरह काम करते हैं।
अब ये 3 प्रकार के होते हैं, तो समाजवादी, गांधीवादी, उदारवादी। ये क्वेश्चन बहुत आ जाता है और एग्जाम में जब भी ये क्वेश्चन आता है तो अधिकतर स्टूडेंट यहाँ पर फंस जाते हैं। क्यों? क्योंकि अधिकतर स्टूडेंट आर्टिकल 36, 37, 38, 39 इस तरह से याद करके जाते हैं, लेकिन जब भी कोई ऐसा क्वेश्चन आ जाता है तो वहाँ पर जो है थोड़ी दिक्कत हो सकती है। तो मैं ऐसी ट्रिक बताऊँगा आपको जो आप भूलेंगे नहीं, कौन सा गांधीवादी है, कौन सा समाजवादी है, कौन सा उदारवादी है। तो चलते हैं आगे की तरफ। अब यहाँ पर देखते हैं नीति निदेशक तत्व। सबसे पहले आर्टिकल 38 लिया हुआ है हमने, तो आर्टिकल 36 में केवल और केवल राज्य की परिभाषा दी गई है और राज्य की परिभाषा वो ही है जो कि मूल अधिकारों की है। और आर्टिकल जो 37 में दिया गया है कि ये नीति निदेशक तत्व वाद योग्य नहीं होते, अर्थात इन्हें लागू करवाने के लिए न्यायपालिका आप नहीं जा सकते, न्यायपालिका इन्हें लागू नहीं करती। अब देखते हैं हम आर्टिकल 38 की तरफ। तो जो अभी मैं बात बताऊंगा आपको, जो समाजवादी, गांधीवादी और उदारवादी कैसे पहचाना जाए। देखो, जो गांधी जी थे किस चीज़ की बात करते थे? गांधी जी पंचायतों का गठन किया जाए बात करते थे। गांधी जी SC ST OBC के उत्थान की बात करते थे। गांधी जी कुटीर उद्योगों की बात करते थे। गांधी जी सहकारी समितियों की बात करते थे। और गांधी जी जो शराब या ऐसे जो पदार्थ हैं जो शरीर के लिए नुकसानदायक हैं सभी का विरोध करते थे। और गांधी जी कहते थे जो गाय बछड़े हैं पशुओं की रक्षा की जाए। तो ये सभी गांधीवादी सिद्धांत हो जाएंगे जहां भी ये चीज़ें आएंगी। अब हम समाजवादी की बात करते हैं। देखो, समाजवादी का मतलब है सभी को समान रूप करना, अर्थात ना कोई गरीब ना कोई छोटा रहे, सभी के पास आर्थिक संसाधन हो और सभी खुशहाल हों। समाजवाद का मतलब ये होता है। तो समाजवादी जहां भी जनता की खुशहाली की बात करे, स्वास्थ्य की बात करे और मजदूरों की बात करे, तो वो सभी जो है समाजवादी कहलाएंगे। और जो इनसे अलग बचते हैं वो उदारवादी कहलाएंगे। तो सबसे पहले आर्टिकल 38 को देखते हैं। आर्टिकल 38 में कहा गया है कि राज्य लोक कल्याण की अभिवृद्धि करेगा और सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय करेगा और आय, प्रतिष्ठा, सुविधाओं और अवसरों की असमानता को समाप्त करेगा। देखो, यहाँ पर है आय, प्रतिष्ठा, सुविधाओं और अवसरों की असमानता को समाप्त यहाँ पर करेगा। ये 44वें संविधान संशोधन 1978 के द्वारा जोड़ा गया था। केवल ये इतना केवल जोड़ा गया था यहाँ पर। आय, प्रतिष्ठा, सुविधाओं और अवसरों की असमानता को समाप्त करेगा। ये IAS में क्वेश्चन UPSC में आया था। तो ये 44वें संविधान संशोधन 1978 के द्वारा ये लाइन जोड़ी गई थी। बाकी ये आर्टिकल 38 राज्य लोक कल्याण की अभिवृद्धि करेगा और सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय करेगा। ये पहले ही था। ठीक है, तो ये है कौन सा? समाजवादी। क्यों? क्योंकि लोगों के कल्याण की बात कर रहा है। आर्टिकल 29A की तरफ बढ़ते हैं। सभी नागरिकों को जीविका के साधन उपलब्ध कराएगा। कौन? राज्य। ठीक है, और ये भी क्या है? ये भी समाजवादी है। क्यों? क्योंकि नागरिकों की बात कर रहा है, भले की बात कर रहा है। 39B में है संसाधनों का समान वितरण करेगा, अर्थात जो संसाधन है वो जनता की भलाई के लिए, सभी के लिए, वो भलाई के लिए जो सरकार है उसका उपयोग करेगी। 39C में है संसाधनों को केंद्रित नहीं होने दिया जाएगा, अर्थात एक ही आदमी के हाथों संसाधन सौंपे नहीं जाएंगे। जैसा कांग्रेस आज BJP पर आरोप लगाती है कि सभी संसाधन अडानी और अंबानी को दिए जा रहे हैं, उसी प्रकार से 39C है कि संसाधनों को एक ही हाथ में केंद्रित होने नहीं दिया जाना चाहिए। अब 39D, ये भी सब जो है समाजवादी हैं। पुरुषों और स्त्रियों के लिए समान कार्य के लिए समान वेतन, ये भी समाजवादी है। अब ये काम जो कर्मकार होते हैं, अर्थात जो मजदूर होते हैं, उनके स्वास्थ्य और बालकों को बाल श्रम से संरक्षण देगा। ये है 39 का E। अब 39F की बात करते हैं। बच्चों की शोषण से सुरक्षा की जाएगी और ये जोड़ा गया था आपके 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा। ये जो F है 42F, ये ध्यान रखना है। और ये सभी समाजवादी हैं। अब देखते हैं 39A की तरफ। आर्टिकल 39A, समान न्याय के लिए गरीबों को निःशुल्क विधिक सहायता उपलब्ध की जाएगी। तो ये जो समान न्याय के लिए गरीबों को निःशुल्क उपलब्ध कराना है विधिक सहायता, ये भी क्या है? ये भी एक समाजवादी है और ये 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा जोड़ा गया था, ये भी। ठीक है, तो ये भी समाजवादी है। तो आर्टिकल आप देखेंगे कि जो 39 तक हैं ये सभी समाजवादी हैं। ये भी एक याद करने का तरीका हो सकता है। तो अब हम देखते हैं आर्टिकल 40 की तरफ। ग्राम पंचायतों का गठन करके उन्हें स्वयं सरकार के रूप में स्थापित किया जाएगा। ये गांधीवादी है। गांधी जी कहते थे पंचायतों का गठन। आर्टिकल 41, काम पाने, शिक्षा पाने और बेरोजगारी और बुढ़ापा, बीमारी और दिव्यांग होने की स्थिति में लोक सहायता पाने का अधिकार है आर्टिकल 41 में। और ये किसकी बात कर रहा है? ये लोगों की भलाई की बात कर रहा है।
तो इसका मतलब क्या है, ये समाजवादी है, ये समाजवादी है। आर्टिकल 42 की तरफ बढ़ते हैं। काम की न्याय संगत और मानवोचित दशाओं का तथा प्रसूति सहायता उपलब्ध राज्य कराएगा। मतलब जो महिलाएं हैं, जो प्रेग्नेंट हैं या जिनको डिलीवरी होने वाली है, उनको प्रसूति बोलते हैं, तो उनके यदि वो कहीं काम करती हैं महिला, तो वो जो है महिलाओं के लिए राज्य कदम उठाएगा और ऐसी महिलाओं को सहायता उपलब्ध कराएगा जिनकी डिलीवरी होने वाली है या जो प्रेग्नेंट महिलाएं हैं उनके लिए ये आर्टिकल 42। तो ये किसकी बात कर रहा है, ये भी नागरिकों के भले की बात कर रहा है। तो ये क्या है, ये भी समाजवादी, आर्टिकल 42 समाजवादी है। ठीक है, चलते हैं 43 की तरफ। अब देखो यहाँ पर आर्टिकल 43 ग्रामीण क्षेत्रों में कुटीर उद्योग, सहकारी उद्योग पर कुटीर उद्योग सब ये है। अब देखो ध्यान से, ये क्या है, ये है गांधीवादी, आर्टिकल 43। ये इतना गांधीवादी है। क्यों? गांधी जी ग्रामीण क्षेत्रों में कुटीर उद्योगों की बात करते थे, सहकारी आधार पर कुटीर उद्योगों की बात करते थे। अब यहाँ से आगे देखेंगे हम, सभी कर्मकारों के लिए निर्वाह मजदूरी और सामाजिक सांस्कृतिक अवसर। तो देखो जहाँ भी मजदूरों की बात होगी, जहाँ भी जनता की भलाई की बात होगी, वो सब समाजवादी हो जाएगा। तो इसका आधा पार्ट है समाजवादी, इसका ये आधा तो है इसमें गांधीवादी और आधा है समाजवादी आर्टिकल 43 में। अब जो 43A है, उद्योगों के प्रबंध में कर्मकारों के भाग लेने के लिए राज्य कदम उठाएगा। तो उद्योगों के मैनेजमेंट में जो मजदूर हैं, जो काम करते हैं, उनमें भाग लेने की बात कर रहा है। तो मजदूरों की बात कर दी, तो ये समाजवादी हो जाएगा। और ये 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा जोड़ा गया था, 43A। अब बहुत ही इंपॉर्टेंट, कई परीक्षा में पूछा जा रहा है, सहकारी समितियों का गठन। तो सहकारी समिति कौन बात करते थे? अभी मैंने बात बताई थी, गांधी जी करते थे। तो ये जो है कौन सा हो जाएगा? तो ये गांधीवादी हो जाएगा। और ये 97वें संशोधन, देखो ये 97वें संशोधन 2011 के द्वारा जोड़ा गया था। ये सहकारी समिति जो 43B है, तो 43B में सहकारी समिति 97वें संशोधन 97 ये संशोधन 2011 के द्वारा जोड़ा गया था और ये गांधीवादी है सहकारी समिति। ठीक है, अब 44 की बात करते हैं। भारत के समस्त राज्य क्षेत्रों में नागरिकों के लिए एक समान सिविल संहिता उपलब्ध कराई जाएगी। तो ये क्या है? समान सिविल संहिता, अर्थात ये जो है यूनिफॉर्म सिविल कोड, यूसीसी की जो बात चल रही है अब, अर्थात जो धार्मिक जो संहिता होती थी, कानून संहिता होती थी, मुस्लिमों की अलग और हिंदुओं की इस तरीके से अलग, सबकी अलग अलग होती थी। तो अब वो सिविल संहिता नहीं चलेगी, बल्कि सभी के लिए एक जो है सिविल संहिता होनी चाहिए, चाहे मुस्लिम महिला हो, चाहे हिंदू महिला हो, चाहे हिंदू व्यक्ति हो, चाहे मुस्लिम व्यक्ति हो, सभी की। तो ये तो देखो, ना तो समाजवादी है, ना गांधीवादी है, ना तो गांधी जी कहते थे, ना समाजवादी है, तो ये उदारवादी है। 45वां 6 वर्ष की उम्र के बच्चों की देखभाल और शिक्षा के लिए अवसर उपलब्ध कराना। तो ये 86वें संशोधन 2002 के द्वारा जोड़ा गया था और ये भी उदारवादी है, 45 जो आर्टिकल है। 46 की बात करते हैं, जो अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति और समाज के कमजोर वर्गों के लिए शैक्षणिक और हार्दिक हितों को, जो हार्दिक नहीं आर्थिक, ये आर्थिक आ जाएगा या हार्दिक गलत है, आर्थिक हितों को प्रोत्साहन और सामाजिक अन्याय एवं शोषण से सुरक्षा, ये है आर्टिकल 46। तो ओबीसी SC ST की बात कर रहा है, यानी कि उनकी शैक्षणिक आर्थिक हितों की बात कर रहा है, सामाजिक अन्याय शोषण से सुरक्षा की बात कर रहा है। तो इसको कौन कहते थे? इसको कहते थे गांधी जी। तो ये गांधीवादी हो जाएगा। ठीक है, तो आर्टिकल 46 हो गया आपका पूरा गांधीवादी। अब देखते हैं आर्टिकल 47 की तरफ। आर्टिकल 47 जो है, पोषाहार स्तर और जीवन स्तर को ऊंचा उठाना और लोक स्वास्थ्य की सुधार करना। तो ये लोक स्वास्थ्य के सुधार की बात कर रहा है। जब भी लोक स्वास्थ्य के लोगों से संबंधित बात आएगी तो ये 47 में, आर्टिकल 47 में ये हो जाएगा आधा समाजवादी। और फिर कह रहा है स्वास्थ्य के लिए नुकसानदायक नशीली दवाओं, ड्रग्स के औषधीय प्रयोजनों से भिन्न, मतलब जो औषधीय प्रयोजनों में काम आ रही तो ठीक है, लेकिन जो जहाँ तक टल्ली होने वाली बात है, तो ये वही है शराब पीने वाला, तो उनके भिन्न उपयोग पर प्रतिषेध लगाएगा राज्य। और ये कौन बात कहते थे? ये तो अपने गांधी जी कहते थे। तो ये गांधीवादी हो गया। ठीक है, 47 का आधा गांधीवादी और आधा है समाजवादी। 48 कृषि और पशुपालन को आधुनिक और वैज्ञानिक प्रणालियों से करना। तो कृषि और पशुपालन ये एक कॉमन हो गया सभी के लिए, तो ये एक हो गया क्या? कॉमन, मतलब सभी के लिए, तो ये हो गया उदारवादी। और गाय, बछड़ों, अन्य दुधारी पशुओं की नस्ल पर रोक और उनकी जो है पशुओं की बलि पर रोक और उनकी नस्लों में सुधार करना। तो ये क्या हो गया? ये आधा गांधीवादी हो गया और आधा उदारवादी हो गया। 48। अब करते हैं 48A की बात, जो पर्यावरण संरक्षण और संवर्धन, वन तथा वन्य जीवों की रक्षा की बात कर रहा है। तो ये तो सारा उदारवादी हो गया और ये 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा जोड़ा गया था। अब बात करते हैं आर्टिकल 49 की, जो राष्ट्रीय महत्व वाले ऐतिहासिक जो समस्मारक हैं, हमारे ऐतिहासिक जो समस्मारक हैं, धरोहर हैं, उनकी जो है उनका संरक्षण करना। तो ये क्या हो गया? ये भी उदारवादी हो गया। एक कॉमन बात है।
आर्टिकल 49, आर्टिकल 50 में लोक सेवाओं में न्यायपालिका को कार्यपालिका से पृथक करना। इसमें क्या है, लोक सेवा, दरअसल पहला ऐसा होता था, डीएम एसडीएम जो भी न्यायपालिका से संबंधित अधिकारी होते थे, सॉरी कार्यपालिका से संबंधित अधिकारी होते थे, उनको कुछ न्यायिक शक्तियां भी दी जाती थी और वो फैसले भी करते थे। तो कार्यपालिका जो सरकार के अधिकारी हैं उनको न्याय करने का अधिकार नहीं होगा। ये आर्टिकल 50 कहता है कि भैया उन्हें पृथक करो, अलग जो है करो। तो ये आर्टिकल 50 है, ये भी उदारवादी है, कॉमन है। आर्टिकल 51 अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा, ये अंतर्राष्ट्रीय शांति की बात करता है, सुरक्षा की बात करता है, जो कि यूपीपीसीएस में कई बार ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है। अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा अर्थात जो हमारा राज्य है, राष्ट्र है, वो अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा के कदम उठाएगा, संधियों का पालन करेगा और जो है जो पूरी जो दुनिया में जो है वो संधि के कदम उठाएगा और उनका पालन भी करेगा, तथा जितने भी अंतर्राष्ट्रीय जो भी संस्थान हैं उनमें वो भारत जो है भागीदारी करेगा। तो ये अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा भी कैसा है, ये भी उदारवादी है। तो ये थे हमारे नीति निदेशक तत्व, जो कि मैंने बहुत ही अच्छी तरह से और बहुत ही कम उसमें समझाया है। बाकी आप वीडियो को कई बार देख सकते हैं और वीडियो को, चैनल को लाइक, शेयर और जो है सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन भी दबा दें ताकि आपको सभी वीडियो इसी तरह से मिलती रहें। और वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। यदि आपका कोई कमेंट है और कुछ पूछना चाहते हैं तो आप कमेंट कर सकते हैं, यथासंभव जवाब दिया जाएगा।